नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक का तीसरा एडिशन। और इसमें हम आधुनिक इतिहास के टॉपिक मुस्लिम लीग और विविध से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दी गई कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में अभी तक हमने कुल 10 टॉपिक कवर किए हैं और 10 टॉपिक में हमने कुल 812 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। और ये हमारा आधुनिक इतिहास में 11वां टॉपिक है, मुस्लिम लीग। और हमारे प्रश्न दोस्तों शुरू हो रहे हैं 813 प्रश्न से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। दोस्तों, आंसर है इसका ढाका। आंसर है इसका ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा सलीमुल्लाह खां, तृतीय हकीम अजमल खां थे। इसका गठन मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए। दोस्तों, आंसर है ये शिमला समझौता। आंसर इसमें शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। और शिमला समझौता संधि पर 1972 में शिमला में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, ये समझौता हुआ था शिमला समझौता वर्ष 1972 में। 815 प्रश्न दोस्तों, दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डैश के बीच एक समझौता था, मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ एक समझौता था। समझौते के माध्यम से दोनों पक्ष सहमत हुए प्रांतीय विधानसभाओं में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की ये अनुमति देता है। इसके अंतर्गत ये समझौता किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में भारतीय मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से की गई थी। 1916 के लखनऊ समझौता यानी कि पैक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता परिणाम क्या था या क्या थी? दोस्तों, दिए गए आपके ऑप्शन हैं। कांग्रेस प्रांतीय परिषद के चुनाव में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए सहमत नहीं थी। दूसरा है, इसके कारण बंगाल का विभाजन हुआ। तीसरा है आपके पास ऑप्शन, इसने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दूरी और अधिक बढ़ा दी थी। और चौथा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। दोस्तों, इसकी जो विशेषता थी लखनऊ समझौता 1916 की, इसकी खास विशेषता यही थी कि इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। दोस्तों, इसमें जो कांग्रेस का उदारवादी था और जो कट्टरपंथी थे यानी कि गर्म दल और नरम दल के बीच समझौता किया गया था। इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन का उल्लेख किया। लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया। लखनऊ संधि ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर दो प्रमुख समूहों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने में भी मदद की। लाल बाल पाल तिकड़ी के नेतृत्व वाले चरमपंथी गुट और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाला उदारवादी गुट 1915 में उनकी मृत्यु तक और बाद में गांधी तक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए थे? 1916 में। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में मराठा नेता बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया एक समझौता था। इसे कांग्रेस ने 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन में और लीग द्वारा 31 दिसंबर 1916 को अपनाया गया था। 819वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, खिलाफत
समिति का गठन अली बंधुओं के द्वारा डैश में किया गया था। खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं के द्वारा डैश में किया गया था। दोस्तों आंसर है इसका बॉम्बे 1919 में। खिलाफत आंदोलन, जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन 1919 से 24 के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक अखिल इस्लामी राजनीतिक विरोध अभियान था, जिसका नेतृत्व शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर और अब्दुल कलाम आजाद ने तुर्क के खलीफा को बहाल करने के लिए किया था। खलीफा, जिसे सुन्नी मुसलमानों का नेता माना जाता था। निम्न में से किसे कायदे-ए-आजम की उपाधि प्रदान की गई थी? आंसर इसका मोहम्मद अली जिन्ना को। मौलाना मजरूद्दीन शहीद ने 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे-ए-आजम की उपाधि दी थी। दोस्तों आगे हमारे पास विविध, और विविध जो है ये दोस्तों हमारा 12वां टॉपिक है आधुनिक इतिहास में, और साथ ही हमारा अंतिम टॉपिक भी है। तो दोस्तों प्रश्न हमारे 821वें प्रश्न से, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, जिन्हें पश्चिमी धुनों के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकगीतों के तत्वों को सटीकता से एक साथ लाने में विशेषता प्राप्त थी तथा अन्य कला क्षेत्रों में भी विशेषता प्राप्त थी? निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, जिन्हें पश्चिमी धुनों के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत और गीतों के तत्वों को सटीकता से एक साथ लाने में विशेषता प्राप्त थी तथा अन्य कला क्षेत्रों में भी विशेषता प्राप्त थी? दोस्तों आंसर होगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी और उन्होंने 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। वे नोबेल साहित्य पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को ज्यादातर बार्ड ऑफ बंगाल के रूप में जाना जाता है। उनकी कुछ साहित्यिक कृतियां हैं, चौखेर बाली, द पोस्ट मास्टर, गोरा, काबुली वाला यानी कि काबुल का फल विक्रेता, 1961 में साधना। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने डैश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की? दोस्तों आंसर है इसका सिंगापुर। आंसर इसका सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज सरकार और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? आंसर दोस्तों इसका गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने 15 जुलाई 1913 को की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा और एस.आर. राणा ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्रंजन दास जी ने की थी। 824वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, इस तरह से सीखिए जैसे कि आपको यहाँ हमेशा रहना है। दूसरा है ऑप्शन, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दे। तीसरा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और चौथा ऑप्शन है, पहले वे आपको अनदेखा करते हैं, फिर वे आप पर हंसते हैं और फिर वे आपस लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी ही जो है वो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। यही उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे आपको हमेशा के लिए जीना है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दे। दोस्तों ये कथन भी महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। पहले वे आपकी उपेक्षा करते हैं, फिर वे आप पर हंसते हैं, फिर वे आपस में लड़ते हैं, तब आपसे जीतते हैं और आप तभी जीतते हैं। तो ये दोस्तों ये कथन भी महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। तो तीनों जो उपरोक्त दिए गए कथन थे दोस्तों महात्मा गांधी जी से ही संबंधित थे। तीनों ही महात्मा गांधी ने कहे थे, केवल इस कथन को छोड़ करके तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। 825वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए बूढ़ी गांधी यानी कि
बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था? दोस्तों आंसर इसका मातंगिनी हाजरा को। मातंगिनी हाजरा को। मातंगिनी हाजरा को गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए प्यार से बूढ़ी गांधी यानी कि बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता था। मातंगिनी हाजरा एक भारतीय क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। अवध किसान सभा की स्थापना डैश में हुई थी? दोस्तों आंसर है इसका 1920 में। वर्ष 1920 में दोस्तों अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी। अवध किसान सभा अवध फार्मर्स एसोसिएशन 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा गठित एक एसोसिएशन थी। वह एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे जिन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया और जमींदारों के खिलाफ पहले विरोध का नेतृत्व किया। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे? आंसर दोस्तों इसका चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास एक राष्ट्रवादी नेता थे जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता था। चित्तरंजन दास जिन्हें लोकप्रिय रूप से देशबंधु यानी कि राष्ट्र का मित्र कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील थे और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान बंगाल में स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। अगला प्रश्न है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? दोस्तों आंसर है इसका ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो उस ऑपरेशन का नाम था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हो गया। ऑपरेशन पोलो उस ऑपरेशन का नाम था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हो गया। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में हैदराबाद पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था। यह एक सैन्य अभियान था जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने निजाम शासित रियासत पर आक्रमण किया, इसे भारतीय संघ में मिला लिया। निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? आंसर दोस्तों इसका विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी का गठन मुख्य रूप से भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास, शास्त्रों या क्षेत्रीय ग्रंथों में उपलब्ध प्राच्य ज्ञान को आरंभ करने और प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से किया गया था। 830वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन लाला लाजपत राय के लेखन में से एक नहीं है? तो दोस्तों आंसर है इसका इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम भारत माता के महान सपूत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के शब्दों के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी है। द स्टोरी ऑफ माई डेपोटेशन अनहैप्पी इंडिया आर्य समाज, ये सभी पुस्तकें लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। पथरुघाट विद्रोह किससे संबंधित है? किसानों का विद्रोह से है। ये पथरुघाट विद्रोह किसान विद्रोह से जुड़ा हुआ है। यह 1894 में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ था। पथरुघाट असम में एक जगह है और वर्तमान में इसे पथरीघाट के नाम से जाना जाता है। 832वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है हमें, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी। दिल्ली लाहौर बस, जिसे आधिकारिक तौर पर सदा-ए-सरहद के नाम से भी जाना जाता है, समझौता एक्सप्रेस एक द्वि-साप्ताहिक ट्रेन थी, गुरुवार और सोमवार, जो भारत में दिल्ली और अटारी और पाकिस्तान में लाहौर के बीच चलती थी। निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्रता सेनानी था जिसके डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है? दोस्तों आंसर इसका पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। चौड़ाई दोस्तों 2 है और लंबाई 3 है। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमें प्रश्न दिया गया है 834वां प्रश्न,
पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा वर्ष 1498 में डैश में उतरा था। दोस्तों आंसर है इसका कालीकट में। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में कालीकट कोझिकोड में उतरा था और वह भारत के लिए एक समुद्री व्यापार मार्ग खोजने वाला पहला यूरोपीय था। 1987 में चौधरी देवीलाल ने डैश आंदोलन का नेतृत्व किया था। न्याय युद्ध यानी कि न्याय के लिए संघर्ष आंदोलन का नेतृत्व 1987 में चौधरी देवीलाल ने किया था। उन्होंने लोक दल पार्टी की स्थापना की थी। चंद्रनगर यानी कि चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक डैश उपनिवेश था। दोस्तों आंसर है इसका फ्रेंच। आंसर है इसका फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। चंद्रनगर यानी कि चंदन नगर 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर लिया गया एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। चंदन नगर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में हुगली जिले का एक शहर है। अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किस वर्ष में की थी? 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1999 में एक शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी, जिसे 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता और शासन संधि है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी थी। यह 1882 में उनके बंगाली उपन्यास आनंद मठ में भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ? दोस्तों आंसर है इसका वर्ष 1944। 1944 में जापान ने भारत पर आक्रमण किया जिसके परिणामस्वरूप मणिपुर में इम्फाल की लड़ाई हुई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? 1784 में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में जस्टिस रॉबर्ट चैम्बर्स की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में जस्टिस रॉबर्ट चैम्बर्स की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में की थी। इस समाज का उद्देश्य भारत के गौरवशाली अतीत की खोज करना, भारत में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देना और समाज में मौजूद सामाजिक और धार्मिक बुराइयों से लड़ना था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका 1960 में। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के बाद बॉम्बे राज्य को दो राज्यों गुजरात गुजराती भाषी आबादी और महाराष्ट्र मराठी भाषी आबादी में भाषाई आधार पर विभाजित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? दोस्तों आंसर है इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। बीजेएस एक भारतीय दक्षिणपंथी राजनीतिक दल था जो 1951 से 1977 तक अस्तित्व में था और राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन की राजनीतिक शाखा थी। 1932 में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। आंसर है दोस्तों संथाल। 1832 में दामिन और कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को संथालों की भूमि घोषित किया गया था। 1832 में दामिन और कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को संथालों की भूमि घोषित किया गया था। 844वां प्रश्न है, फोर्ट सेंट लुइस एक डैश किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। दोस्तों आंसर है इसका फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। फोर्ट लुइस या फोर्ट सेंट लुइस एक फ्रांसीसी किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में स्थित था। यह किला 1701 के आसपास फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा बनाया गया था और मरणोपरांत 1706 के आसपास पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली?
1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली। पाकिस्तानी सेना द्वारा हिंसक कार्रवाई के कारण अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता को बांग्लादेश राज्य के रूप में घोषित किया। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में रैयत का क्या अर्थ था? दोस्तों आंसर है इसका किसान। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में किसान रैयत का अर्थ था रैयत किराएदार और खेती करने वाले थे और किराए के मजदूर के रूप में काम करते थे। दोस्तों आंसर है इसका किसान। रैयत मतलब किसान जो किराए पर काम करते थे, खेती करते थे किराए के मजदूर के रूप में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संथाल विद्रोह हुआ था? 1855 से 56 के दौरान। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को वर्तमान झारखंड में शुरू हुआ और 10 नवंबर 1855 को समाप्त हुआ। यह संथाल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी व्यवस्था दोनों के खिलाफ एक विद्रोह था। इसकी शुरुआत वर्तमान झारखंड में हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम भोपाल के नवाब जिन्होंने शासन किया। दोस्तों दिए गए आपको नवाब सिकंदर बेगम जिन्होंने 1860 से 68 के दौरान किया, बेगम सुल्तान शाहजहां 1844 से 1860 और फिर 1868 से 1901। तो प्रश्न में आपको यही अवधि दी गई है तो उसके अनुसार आंसर ये हो जाएगा बेगम सुल्तान शाहजहां। उसके बाद है बेगम खे खुसरो जहां 1901 से 1926। उसके बाद बेगम साजिदा सुल्तान 1961 से 1995 तक। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू के बाद निम्नलिखित में से कौन संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक थे? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर दोस्तों इसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जवाहरलाल नेहरू के भाषण के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आधी रात से पहले अपना भाषण दिया और भारत की अनूठी उपलब्धि के बारे में बताया। हैदराबाद का रियासती राज्य वर्ष डैश में भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1948 में। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में लाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद इसे आंध्र राज्य में मिला दिया गया और बाद में इसका नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया गया था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस समिति का उद्देश्य एक ऐसी योजना बनाना था जो निजी और सार्वजनिक भागीदारी और शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित कर सके। झांसी की रानी का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका ग्वालियर। फूलबाग में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। यह झांसी ग्वालियर की महान महिला योद्धा की स्मृति में है। झांसी की रानी के नाम से लोकप्रिय रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? सी राजगोपालचारी ने। सी राजगोपालचारी का फार्मूला या CR फार्मूला या राजाजी फार्मूला ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालचारी द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव था। डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर अपने साहित्यिक कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बने थे। उन्हें 1915 में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। तमिल साप्ताहिक पत्रिका पुड़ी अरासू की शुरुआत किसने की? दोस्तों आंसर है इसका पेरियार EV रामास्वामी। पेरियार EV रामास्वामी ने पुड्डी अरासू की शुरुआत की। यह तमिलनाडु में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी। 1856वां प्रश्न दोस्तों, 1886 को किस में सुधारों के लिए सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? दोस्तों आंसर है इसका
भारतीय नागरिक सेवाएं, भारतीय नागरिक सेवाएं। भारतीय सिविल सेवा एचिसन आयोग 1886 और इसके अध्यक्ष थे सर चार्ल्स एम्सफर्स्टन एचिसन। उद्देश्य था इसका लोक सेवा आयोगों या भारतीय सिविल सेवा में सुधार के लिए सिफारिशें करना। भारत के राष्ट्रीय गीत को किस उपन्यास में रेखांकित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका आनंद मठ में। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। मूल रूप से यह गीत बंकिम चंद्र द्वारा लिखित एक बंगाली कथा उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ था। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? दोस्तों आंसर है इसका सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब था और वह नसीरी वंश का उत्तराधिकारी बना और नवाब से सत्ता उसने हथिया ली थी। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर इसका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकप्रिय रूप से जेपी या लोकनायक पीपुल्स लीडर के रूप में जाना जाता है। एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनीतिक नेता ये थे। राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। निम्न में से कौन लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना? दोस्तों आंसर इसका पौंडीचेरी। 1 नवंबर 1954 को भारत में फ्रांसीसी संपत्ति वास्तव में भारतीय संघ को हस्तांतरित कर दी गई और पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन का अंत हो गया। और दोस्तों इसी के साथ लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव निम्न में से किस व्यक्ति के जन्मदिवस को मनाने के लिए मनाया जाता है? दोस्तों आंसर इसका स्वामी विवेकानंद। युवा आइकॉन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों में से एक के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस प्रकार यह प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान प्रत्येक वर्ष 12 से 16 जनवरी के दौरान एक अलग राज्य में आयोजित किया जाता है। पेंटिंग भारत माता किसने बनाई थी? पेंटिंग भारत माता किसने बनाई थी? दोस्तों आंसर है इसका अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत माता 1905 में भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक कृति है। इस काम में एक हिंदू देवी की शैली में भारत माता या भारत माता को दर्शाया गया है। पेंटिंग अवधारणा का पहला सचित्र चित्रण था और बड़े भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेश के आदर्शों के साथ चित्रित किया गया था। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों आंसर है इसका मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। सिस्टर निवेदिता का असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। सिस्टर निवेदिता एक आयरिश शिक्षिका, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूल की संस्थापक और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। इस महल को डच पैलेस के रूप में भी जाना जाने लगा। दोस्तों आंसर है इसका मट्टनचेरी महल को। एर्नाकुलम में मट्टनचेरी डच पैलेस, इसे डच पैलेस के रूप में भी जाना जाने लगा क्योंकि इसमें डचों के हाथों बड़ी मरम्मत की गई थी। यह अपने केंद्रीय प्रांगण के साथ साथ अपने लंबे और विशाल हॉल के लिए प्रसिद्ध है। यह शाही परिवार के देवता पय्यानूर भगवती पय्यानूर के देवता का भी घर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोस्तों आंसर है इसका वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को। भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया था और भारत के लौह पुरुष के रूप में ये जाने जाने वाले पटेल ने छोटी रियासतों के विलय के माध्यम से देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 867वां प्रश्न, किस विशिष्ट कारण से पिंगली वेंकैया को आज भी जाना जाता है? तो दोस्तों आंसर है इसका, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। 2009 में उन्हें मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी किया गया था और उन्होंने 1916 में एक पुस्तक भी प्रकाशित की थी जिसमें भारतीय ध्वज के 30 डिजाइनों की पेशकश की गई थी। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना 1854 में कताई मिल के रूप में डैश में की गई थी। दोस्तों आंसर है इसका, बॉम्बे में। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 7 जुलाई 1854 को कोवासीजी नाना भाई डॉवर 1815 से 73 तक दोस्तों ये इनका जीवन काल रहा था और उनके सहयोगियों द्वारा बॉम्बे भारत में स्थापित होने वाली पहली कपास मिल ये थी। कंपनी को सर विलियम फेयरबेम द्वारा डिजाइन किया गया था। कंपनी को सर विलियम फेयरबेम द्वारा डिजाइन किया गया था। निम्न में से किसने पहली बार भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स डिकिंसन ने। चार्ल्स डिकिंसन ने सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वह एक अंग्रेजी टाइपोग्राफर और द एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। 870वां प्रश्न है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? दोस्तों आंसर है इसका, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 4 जुलाई 1898 में दोस्तों इनका जन्म है और मृत्यु इनकी हुई थी 15 जनवरी 1998 को। ये जो है गुलजारी लाल नंदा एक भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्री थे जो श्रम मुद्दों में विशेषज्ञता रखते थे। वह 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 छोटी अवधि के लिए भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये बने थे, गुलजारी लाल नंदा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों आंसर इसका, जगजीवन राम। जगजीवन राम। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान जगजीवन राम भारत के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने अंतिम हमले के लिए बांग्लादेश और भारतीय सेना की संयुक्त कमान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे जीत हासिल हुई थी। बिहार दिवस को राज्य भर में डैश के दिन मनाया जाता है जब वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से बाहर किया गया था। दोस्तों आंसर है इसका, 22 मार्च। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। यह इस दिन था जब अंग्रेजों ने 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से राज्य का निर्माण किया था। बिहार दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो पूर्वी भारतीय राज्य बिहार के स्थापना दिवस का प्रतीक है। 873वां प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध डैश पर समाप्त हुआ? दोस्तों आंसर है इसका, 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश मुक्ति दिवस 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। यह शांति संधि थी जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश और बर्मा के बीच 2 साल के युद्ध के बाद 24 फरवरी 1826 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना प्रमुख थे। अफीम युद्ध ब्रिटिश तथा डैश के बीच लड़ा गया था? चीन। आंसर है इसका, चीन। अफीम युद्ध ब्रिटिश और चीन के बीच लड़े गए थे। अफीम युद्धों में 2 युद्ध शामिल थे जो 1839 से 1842 तक और 1856 से 1860 तक के वर्ष ये हुए थे। 1839 से 1842 और 1856 से 1860 के बीच ब्रिटिश और चीन के बीच ये युद्ध हुए थे, अफीम युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय जापान में ब्राटिगन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? दोस्तों आंसर है इसका, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जापान में ब्राटिगन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। ब्राटिगन हॉल स्कूल एक प्रगतिशील सह शिक्षा संस्थान था। जापान में टैगोर ने नोबेल पुरस्कार विजेता यासुनोरी कावाबाता जैसी हस्तियों को प्रभावित किया था। आत्मसमर्पण की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था जिसने भारत में
पुर्तगाली शासन का अंत किया? दोस्तों आंसर है इसका 19 दिसंबर 1961 को। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर 19 दिसंबर 1961 को हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत में पुर्तगाली शासन के 450 साल समाप्त हो गए थे। नेहरू लियाकत समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किया गया था। नेहरू लियाकत समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किया गया था। दोस्तों आंसर है इसका 1950। 8 अप्रैल 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा नई दिल्ली में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी के लिए 6 दिनों की बातचीत का ये परिणाम थी, भारत की और उनके बीच एक और युद्ध टालने के लिए। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। डैश ने बाल चरखा संघ की स्थापना की जहां बच्चों को कताई एवं बुनाई सिखाई जाती थी। डैश ने बाल चरखा संघ की स्थापना की जहां बच्चों को कताई एवं बुनाई सिखाई जाती थी। दोस्तों आंसर है इसका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने बाल चरखा संघ की स्थापना की। इंदिरा गांधी ने बाल चरखा संघ की स्थापना की जहां बच्चों को कताई और बुनाई सिखाई जाती थी। बचपन में उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए बाल चरखा संघ और 1930 में बच्चों की वानर सेना की स्थापना की। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आधुनिक इतिहास के सभी 12 टॉपिक में दिए गए हमारे सभी प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।